Hello friends, myself Dr. Shakti, rehabilitation child psychologist and special educator. आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे के अवसर पर मैं आपके समक्ष हूँ। क्या आप जानते हैं कि स्वास्थ्य 6 प्रकार के होते हैं? शारीरिक, मानसिक, वातावरणीय, सामाजिक, भावनात्मक और स्पिरिचुअल। जब शारीरिक, इन्वायरमेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, इनके बीच में जब हमारा सही से समायोजन नहीं हो पाता, तब मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मतलब कि शारीरिक, सामाजिक, इन्वायरमेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बीच का एडजस्टमेंट ही मानसिक स्वास्थ्य है। यहाँ यह समझना होगा कि यदि हम लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान ना दें, तो एक समय के बाद यही मानसिक स्वास्थ्य मानसिक बीमारियों में बदल जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में लगभग 20% पॉपुलेशन मेंटल इलनेस से सफ़र करेगी। इसका मतलब ये है कि आज लगभग 200 मिलियन भारतीय लोग मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं। इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन के अनुसार मानसिक बीमारियों के मामले आज की सिनेरियो में 20% बढ़े हैं। एक स्वतंत्र रिसर्च के अनुसार हालिया में हुए सर्वे से पता चला है कि कोरोना के संकट काल में बहुत से ऐसे लोग जो संक्रमण के भय मात्र से, कोरोना में जो ये एपिडेमिक ये डेवलप हुआ, उसमें सिर्फ भय से, डिप्रेशन से और लोनलीनेस से ही लोगों की डेथ हो गई। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ हम बड़ों का ही नहीं होता, मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का भी होता है। और हमारे विचार से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य हम बड़ों के मानसिक स्वास्थ्य से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो कल के नागरिक हैं और वो समाज में सरवाइव करने वाले हैं। अगर वो मानसिक तौर पर स्वस्थ होंगे तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। सामान्यतः ये माना जाता है कि यदि बच्चा खेल रहा है, खा रहा है, दौड़ रहा है, हंस रहा है, इसका मतलब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन यह धारणा पूरी तरह से गलत है। ज़रूरी नहीं है कि यदि बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, दौड़ रहा है तो वह स्वस्थ है। हो सकता है वो शारीरिक तौर पे पूरी तरह से स्वस्थ हो, लेकिन मानसिक तौर पे स्वस्थ होना यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। भारत में क्या आप जानते हैं कि विश्व के 20% बच्चे मानसिक तौर पर बीमार हैं? भारत में जो बच्चे हैं उनके जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर हम लोग कम ध्यान देते हैं। लगभग 50 मिलियन बच्चे, भारतीय बच्चे, 50 मिलियन बच्चे मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं। अगर इनमें हम किशोरों की संख्या को बढ़ा दें तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। लखनऊ में किए गए एक सर्वे के अनुसार लगभग 12.1% बच्चे मानसिक तौर पे समस्याग्रस्त हैं। चूंकि हम समस्या को जानते नहीं हैं, इसलिए हम उसे मानते नहीं हैं। साधारणतः यह माना जाता है कि यदि हम किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि हम या जो व्यक्ति उस साइकोलॉजिस्ट से मिल रहा है वो पागल हो गया है। केवल एक पागल व्यक्ति ही एक मनोवैज्ञानिक से मिल सकता है या मनोचिकित्सक से मिल सकता है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। जिस प्रकार से शारीरिक बीमारी होती है ना, उसी तरह से मानसिक बीमारियां भी हैं। जिस प्रकार से शारीरिक बीमारी के बहुत सारे लक्षण हैं, उसी तरह से मानसिक बीमारियों के भी बहुत सारे लक्षण हैं। उनके भी अपने बीमारियों के नाम हैं।
जिस प्रकार से शारीरिक बीमारी को जानने के लिए हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जांचें कराते हैं, उसी तरह से मानसिक बीमारी, मानसिक समस्या को समझने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए हमें बहुत सारी जांचें होती हैं। मानसिक जांचों के माध्यम से हम चिंता, उदासी, बुद्धि का स्तर, व्यक्ति का व्यक्तित्व इत्यादि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति की समस्या को पहचान कर मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाने में हमें मदद करता है। बच्चों की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जहाँ इतने सारी संख्या में बच्चे मानसिक तौर पे अस्वस्थ हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि बच्चों की मानसिक समस्याएं क्या हैं। तो इस संदर्भ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं कि बच्चों की जो मानसिक समस्याएं कैसे पहचाने कि बच्चा मानसिक तौर पर स्वस्थ है या नहीं। तो उसकी समस्याओं को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होती है व्यवहारिक समस्या या भावनात्मक समस्या। व्यवहारिक समस्या में बच्चा, जैसे लोगों का कहना, आम माता पिता की यह होती है कि ये कहना नहीं मानता है, अपने मर्जी का काम करता है, या बहुत ज़्यादा दौड़ता है, भागता है, अपने कामों को पूरा नहीं करता, एक जगह आसानी से नहीं बैठता, पढ़ाई में जो है अपने पेंसिल, रबड़, किताबें अक्सर खो के आ जाता है, अपनी कॉपी फाड़ देता है, या इतने ज़्यादा शरारत करता है कि हैंडल करना कई बार परिवार के लिए या माता पिता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, इस तरह की समस्याओं को जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं, इस समस्याओं को व्यवहारिक समस्या या भावनात्मक समस्या के अंदर में रखा जाता है। दूसरी तरह के बच्चों में जो समस्याएं देखने को मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं हैबिट प्रॉब्लम्स, यानी कि आदत जन्य व्यवहार। इनमें बिस्तर गीला कर देना, अंगूठा चूसना, नाखून खाना इत्यादि समस्याएं शामिल होती हैं, जिनको कि साधारणतः अरे बच्चा नाखून खाता है, डांट के या किसी तरीके से करके हम बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी हम किसी एक्सपर्ट से मिलने का प्रयास इन समस्याओं को लेकर, खासकर इंडिया में तो नहीं करते हैं। फिर तीसरी तरह की समस्या है जिसे कहते हैं साइकोसोमैटिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोसोमैटिक का मतलब होता है कि ऐसी समस्याएं जिनको कि हम डॉक्टर्स को बहुत दिखा चुके हैं और डॉक्टर कहते हैं इस बच्चे में कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारी जांचें एकदम नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन बच्चा फिर भी बार बार लगातार कुछ शारीरिक परेशानियों के बारे में जिक्र करता है, जैसे कि सर में दर्द, पेट में दर्द, दांत में दर्द, या बिना किसी कारण के बुखार आ जाना, बहुत ज़्यादा वॉमिट करना इत्यादि इत्यादि। या उसी की जो साइकोलॉजिकल और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मूड में बहुत ज़्यादा स्विंग्स होना, बिना किसी कारण के उदास रहने लग जाना, अकेले रहना, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करना, अपनी दैनिक दिनचर्या को अस्त व्यस्त रखना इत्यादि समस्याओं को इस कैटेगरी में रखा जाता है। फिर एक और समस्या होती है जो बच्चों की समस्याओं के अंतर्गत रखा जाता है, मानसिक समस्या में रखा जाता है, वो है पर्सनालिटी प्रॉब्लम। पर्सनालिटी प्रॉब्लम बेसिकली जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, लोगों से जलन करना, अपने उम्र के बच्चों के साथ ठीक तरह से बर्ताव ना करना, या बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना, अपने में ही रहना, अकेले ही रहना, लोगों के साथ ग्रुप में ना शामिल हो पाना इत्यादि इत्यादि जो समस्याएं होती हैं वो पर्सनालिटी प्रॉब्लम के अंदर में रखी जाती हैं। फिर एक समस्या है जिसे कि बच्चों की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कि लगभग हर माता पिता ये समस्या का जिक्र करता है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है या पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। स्कूल में टीचर बहुत कंप्लेन करती है, कई बार तो माता पिता को स्कूल जाने में, टीचर से मिलने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि जब मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो यह मुझे कंप्लेन बहुत सुनने को मिलेगी इस बच्चे के बारे में। तो जो ये प्रॉब्लम होती है वो होती है एकेडमिक प्रॉब्लम। एकेडमिक प्रॉब्लम देखा गया है इंडिया में कि बच्चे शुरुआत में फेस करते हैं
जब प्रारंभिक दिनों में जब वो छोटी क्लासेस में होते हैं तो मम्मी पापा की डांट खाना, मार खाना, और ये पढ़ता नहीं है, या बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले जा रहे हैं, लेकिन माता पिता को वो डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जिनकी उन्हें उम्मीद है। तो बच्चे में क्या टीचर कंप्लेन कर रही है कि बच्चा रीडिंग में दिक्कत कर रहा है, रीडिंग सही से नहीं कर पाता है, या राइटिंग उसकी बहुत ख़राब है, बहुत गंदा लिखता है, ब्लैक बोर्ड से देख के लिखता है तो बहुत सिली मिस्टेक्स करता है, कभी लाइनें कुछ गायब कर देता है, कभी कुछ अपने आप से अपने कुछ वर्ड्स जोड़ लेता है, कभी उसका जो वर्ड वहाँ लिखा भी नहीं होता फिर भी वो कॉपी में राइटिंग कर लेता है, या वो राइटिंग आप देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल मिरर इमेज को जो है वो कॉपी करता है। जैसे मिरर होती है ना, आप शीशे में देखते हैं तो कोई चीज़ आपको उल्टी नज़र आती है, ठीक उसी तरह से बच्चा अपनी कॉपी में लिखता है तो बिल्कुल राइटिंग का उल्टा उल्टा लिखना शुरू कर देता है, आपको देख के लगेगा कि ये मिरर इमेज लिख रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एकेडमिक प्रॉब्लम के अंदर में रखा जाता है। अगर इसको समय पे मम्मी पापा ध्यान नहीं देते बच्चे की एकेडमिक इश्यूज़ को, तो एक समय के बाद, ये रिसर्चर्स हैं ये बताती हैं कि एक समय के बाद बच्चा स्कूल जाना, हाई स्कूल तक आते आते बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ देता है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि बच्चा एकेडमिक जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको आप चूँकि जान नहीं रहे हैं इसलिए हम मान नहीं रहे हैं। बहुत संभावना है कि ये जो एकेडमिक प्रॉब्लम है, जिसे कि आजकल लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, और ये जो अक्टूबर मंथ है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ में लर्निंग डिसेबिलिटी अवेयरनेस मंथ भी है। लर्निंग डिसेबिलिटी अवेयरनेस मंथ के तौर पे अक्टूबर मंथ को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और एक अवेयरनेस सोसाइटी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बेसिकली जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको जो ये प्रॉब्लम होती है कि टीचर कहते हैं रीडिंग प्रॉब्लम है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, बुक नहीं पढ़ता ठीक से। जब राइटिंग बहुत अच्छी करता है लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वो बोलने की बारी आती है या किताब पढ़ने की बारी आती है तो वो रीडिंग नहीं करता। बहुत संभावना है कि ऐसा बच्चा डिसलेक्सिया नामक लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो। या बहुत से टीचर बोलते हैं अरे इससे ओरल चाहे जितना काम करवा लीजिए, लेकिन जब राइटिंग की बारी आती है तो बच्चा राइटिंग नहीं करता। बहुत संभावना है कि जो बच्चा राइटिंग नहीं कर रहा है वो डिसग्राफिया नामक समस्या से ग्रस्त हो। डिसग्राफिया में क्या होता है, बच्चे का फाइन मोटर स्किल, क्योंकि हम पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं ना, हो सकता है बच्चे का वो फाइन मोटर स्किल प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो, जिसकी वजह से वो राइटिंग से बच रहा है और वो डिसग्राफिया से ग्रस्त हो सकता है। इसी तरह से बच्चा रीडिंग और राइटिंग में सब में बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब मैथ की बारी आती है तो मैथ से वो बहुत ज़्यादा बचता है। मैथ उसके लिए बहुत ही एक बगबेयर का काम करती है। वो उससे छोड़कर बाकी सारी कुछ पढ़ने के लिए तैयार रहता है। आप कितना भी समझाइए, कितना भी सिखाइए, उसमें बच्चे को बहुत दिक्कत आती है, खासकर सीक्वेंसिंग में बहुत दिक्कत आती है बच्चे को। तो बहुत संभावना है कि बच्चे में डिसकैल्कुलिया नामक समस्या हो और वो उससे ग्रस्त हो। इसी तरह से बच्चे अपनी बातों को, आपने देखा होगा आजकल ये समस्या बहुत देखने को मिल रही है कि कुछ बच्चे अपनी बात को अपनी पूरी तरह से कह नहीं पाते हैं। कई बार बच्चे एक शब्द में या दो शब्द में बात अपनी ख़त्म कर देते हैं, तो उसमें पेरेंट्स भी कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि जैसे खाना खाओगे, हाँ नहीं, खाना नहीं खाओगे, नहीं, स्कूल जाना है, हाँ नहीं जाना है, तो वो भी क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जिनमें हाँ ना या एक शब्द से उसका काम चल जा रहा है और कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं जाता कि वो एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जब स्कूल जाना शुरू करता है और वहाँ पर उसको एकेडमिकली जब स्टोरीज आती हैं या पोयम आती हैं या इस तरह से उसे एक्सप्रेस करना होता है, जहाँ पर एक्सप्रेशन अपने डालने होते हैं, वहाँ पर वो लैक हो जाता है। तब टीचर को दिक्कत आती है कि वो तो अपने सेंटेंस ही नहीं बना पा रहा है। वो अपनी पूरी जहाँ बच्चे पूरी एक स्टोरी बता देते हैं वो नरेट करके, वहाँ पे वो बच्चा अपनी स्टोरी नहीं जनरेट कर पाता, पूरे लाइन में अपनी बात को कह नहीं पाता, एक शब्द में नहीं। जैसे मुझे एक केस याद है, जो एक बच्चा है, अगर उसे ये कहना है मुझे भूख लगी है खाना दे दो, तो वो ऐसे बोलता था मम्मी से, खाना, भूख, किचन, तवा। वो इतने शब्द से उसकी मम्मी समझ जाती थी कि उसे खाना चाहिए।
तो इस तरह की जो समस्याएं आती हैं इसे कहते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। इस तरह में बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे पता सब कुछ है, वो सारी चीज़ों को जान रहा है, लेकिन अपने आप को उस तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहा है जिस तरह से उसे व्यक्त करना चाहिए या वो करना चाहता है। तो ये भी एक समस्या होती है। बेसिकली जो ये समस्याएं हैं ये एकेडमिक प्रॉब्लम के अंडर में रखी जाती हैं मोटे मोटे तौर पे, लेकिन इंडिया में इन सारी समस्याओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बस बच्चा पढ़ता नहीं है, स्कूल जाने से मन चुराता है और उसको बहुत सारे उपनामों से उसे पुकारा जाता है। जो ये समस्याएं हैं ये बच्चे में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देती हैं, वो चाहे वो पर्सनालिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बिहेवियर की प्रॉब्लम हो, या वो हैबिट बहुत सारी जनरेट कर लेता है, तो कई बार वो पैरेलल बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह की किसी भी समस्या से बच्चा फेस कर रहा है और आपको लगता है तो बिना संकोच आपको किसी भी मनोवैज्ञानिक से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार देर हो गई तो उसकी बच्चे की पूरी पर्सनालिटी डिस्टॉर्टेड हो सकती है। तो आप उसकी किसी भी मनोवैज्ञानिक की मदद लें और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बच्चे का सहयोग करें और सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनने में मदद करें। धन्यवाद।